welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है समरी प्रोसीजर की, संक्षिप्त प्रक्रिया की, और इसमें टोटल रूल्स है रूल 1 से लेकर 7 तक। तो संक्षिप्त प्रक्रिया जो है समरी प्रोसीजर है वो कब किन कोर्ट्स में अप्लाई होगा और वह कौन कौन से केसेज में अप्लाई होगा, इसके बारे में बात करता है ऑर्डर 37। तो समझते हैं इसको वन बाय वन, इसके सारे रूल्स। ऑर्डर 37 का रूल 1 कहता है कि वे न्यायालय या वादों के वर्ग जिन्हें यह आदेश लागू होगा कि वह कौन कौन से कोर्ट्स हैं या वह कौन कौन से केसेज हैं जिनमें कि यह जो ऑर्डर है ऑर्डर 37 वो अप्लाई होगा, जो समरी प्रोसीजर है वो अप्लाई होगा। तो इसमें कहते हैं कि यह आदेश निम्नलिखित न्यायालयों को लागू होगा, अर्थात उच्च न्यायालय, नगर सिविल न्यायालय और लघुबाल न्यायालय को जो है ये जो ऑर्डर है वो अप्लाई होगा, और अन्य न्यायालयों को भी अप्लाई होगा। परंतु उच्च न्यायालय हाई कोर्ट सेक्शन खंड बी क्लॉज बी में निर्दिष्ट न्यायालयों के बारे में राजपत्र में नोटिफिकेशन द्वारा इस आदेश के परिवर्तन को वादों के केवल ऐसे प्रवर्गों पर निर्बंधित कर सकेगा कि वह ऐसे ही केसेज में क्या है इसको अप्लाई कर सकेगा जो वह उचित समझे, और इस आदेश के परिवर्तन के अधीन लाए गए वादों के प्रवर्गों को समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मामले की परिस्थितियों और अन्य अपेक्षित या शर्तों के अनुसार कर सकेगा, बढ़ा सकेगा, उनमें चेंजेस कर सकेगा। तो जो पावर है कोर्ट को, उच्च न्यायालय को, जो वह उचित समझे। नेक्स्ट कहता है सब रूल 2 कहता है कि उपनियम 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह आदेश निम्नलिखित वादों के वर्गों को लागू होता है, यानी कौन कौन से केसेज हैं जिसपे कि ये समरी प्रोसीजर है वो अप्लाई होता है। तो विनिमय पत्रों पे, हुंडियों और वचन पत्रों के आधार पर जो केस लाया गया है कोर्ट में उस पे अप्लाई होगा। ऐसे वाद जिन्हें वादी प्रतिवादी द्वारा संदेह, ऋण या धन के रूप में परिनिर्धारित मांग को ब्याज सहित ब्याज के बिना केवल वसूल करना चाहता है, जो निम्नलिखित के आधार पर उद्भूत होता है, अर्थात कि लिखित संविदा के आधार पर क्या है किसी तरह का कोई रकम वसूल करना चाहता है, या ऐसी अधिनियमित जिसमें वसूल की जाने वाली राशि जो है नियत धनराशि है और किसी शास्ति से भिन्न ऋण स्वरूप है, तो उसके केसेज में, या ऐसे प्रत्याभूति जिसमें केवल किसी ऋण या परिनिर्धारित मांग के बारे में मूलधन के लिए दावा किया गया है, ब्याज के लिए क्या है मूलधन प्रिंसिपल के लिए क्या है दावा किया गया है। तो इस तरीके के जो समरी प्रोसीजर है वो अप्लाई होगा ऐसे केसेज में। नेक्स्ट आता है रूल 2। रूल 2 कहता है इसका कि संक्षिप्त वादों का संस्थित किया जाना, जो समरी जो केसेज है उसको कैसे क्या इंस्टीट्यूट किया जाएगा। तो यदि वादी किसी ऐसे बात को जिसे यह आदेश लागू होता है, ऑर्डर 37 अप्लाई होता है ऐसे केसेज में, जिसके अधीन आगे चलाने की वांछा करता है, तो वह बाद ऐसे बात पत्र पारित करने के लिए संस्थित किया जाएगा। उसमें एक बात पत्र प्लेन के दाखिल करके उसको सबमिट किया जाएगा, इंस्टीट्यूट किया जाएगा कोर्ट में, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी, अर्थात इस आशय का विनिर्दिष्ट कथन की वह बात जो है इस आदेश के अधीन फाइल किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि इसमें इंक्लूड होगा जो प्लेंट जो दाखिल किया जाएगा कि ये जो केस है वो है ऑर्डर 37 के थ्रू समरी प्रोसीजर के थ्रू क्या है कोर्ट में केस दाखिल किया गया है, और ऐसे किसी अनुतोष का दावा बात पत्र में नहीं किया जाएगा जो इस नियम के विस्तार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरीके का कोई जो रिलीफ है वो नहीं मांगा जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि बात के शीर्षक के बाद के संख्यांक के ठीक नीचे निम्नलिखित अंतर्लेखन किया जाएगा, अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर 37 के अधीन। तो ये क्या है उस जो प्लान दाखिल किया जाएगा उसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है सब रूल 2। ऑर्डर 37 का रूल 2 का सब रूल 2 कहता है कि वाद का संबंध परिशिष्ट खा के प्रारूप संख्या 4 में या किसी ऐसे
जो फॉर्म है में होगा जो समय समय पर विहित किया जाए। तो इस तरीके से फॉर्म में क्या है, द समन ऑफ द सूट शैल बी इन फॉर्म नंबर 4 in appendix B or in such other form as may from time to time be prescribed। नेक्स्ट आता है सब रूल 3। सब रूल 3 कहता है कि प्रतिवादी उपनियम 1 के अधीन, जो सब रूल 1 के अधीन क्या है, वाद की प्रतीक्षा तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उपसंजात नहीं होता है, कोर्ट में अपेयर नहीं होता है। और अपेयर होने में व्यतिक्रम होने पर वाद पत्र में अभिकथन स्वीकृत कल लिए गए समझे जाएंगे और वादी हुए निर्दिष्ट दर पर यदि कोई हो, डिक्री की तारीख तक के ब्याज सहित किसी ऐसी राशि के लिए जो संबंध में वर्णित राशि से अधिक ना हो, जो खर्चों की ऐसी राशि के लिए जो उच्च न्यायालय इस नियमित बनाए गए नियमों द्वारा समय समय पर अवधारित करे, डिक्री पाने का हकदार होगा। अगर कोर्ट में जो है डिफेंडेंट अपेयर नहीं होता है इस केस में, और ऐसी डिक्री तत्काल निष्पादित कर दी जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, इसमें रूल 2 में बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं रूल 3। रूल 3 कहता है कि प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। किसी ऐसे वाद में जिन्हें यह आदेश, ये ऑर्डर 37 है, अप्लाई होता है, वादी प्रतिवादी पर वाद पत्र या उसके उपाबंधों की ऐसी एक कॉपी नियम 2 के अधीन सम्मन के साथ तामील करेगा। प्रतिवादी ऐसी तामील के 10 दिन के भीतर किसी भी समय अपने स्वयं या प्लीडर के साथ, अपने एडवोकेट के साथ कोर्ट में अपेयर होगा और दोनों दशाओं में वह उस सूचना की तामील के लिए पता न्यायालय में फाइल करेगा। नेक्स्ट आते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश ना कर दिया जाए तब तक ऐसे सभी सम्मन, सूचनाएं या अन्य न्यायिक आदेशिकाएं जो प्रतिवादी पर तामील किए गए के लिए अपेक्षित है, उस पर सम्यक रूप से तामील की गई तब तक नहीं समझी जाएगी जब तक यह पते पर छोड़ ना दी गई हो जो ऐसी तामील के लिए उसके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं कि अपीयरेंस जो है, अपसंजात होने के दिन, अपीयरेंस के दिन ऐसे अपीयरेंस की सूचना प्रतिवादी द्वारा वादी के प्लीडर को, और यदि वादी स्वयं वाद लाता है या स्वयं वादी को ऐसी सूचना प्रेरित करके या पहले से दाग महसूल दिए गए पत्र द्वारा यथास्थिति वादी के प्लीडर के या वादी के पते पर भेजकर की जाएगी। नेक्स्ट आएंगे कि यदि प्रतिवादी उपसंजात होता है, कोर्ट में अपेयर होता है, उसके पश्चात वादी जो है प्रतिवादी पर निर्णय के लिए सम्मन जो अपेंडिक्स बी है के प्रारूप संख्या 4A में या ऐसे अन्य प्रारूप में समय समय पर विहित किए जाए, तामील करेगा। ऐसी तामील के तारीख से 10 दिन के अमूमन समय के वापस किए जाने वाला या जिसका समर्थन बाद हेतु या दावाकृत रकम का सत्यापन करने के लिए शपथ पत्र द्वारा किया जाएगा और उसमें यह कथन किया होगा कि उसमें विश्वास के बाद यह इस निमित्त कोई प्रतिरक्षा नहीं की है। नेक्स्ट आते हैं कि प्रतिवादी निर्णय के लिए ऐसे संबंध की तामील से 10 दिन के भीतर किसी भी समय शपथ पत्र द्वारा अन्य ऐसे तथ्य प्रकट करते हुए कि प्रतीक्षा करने के लिए उसे हकदार बनाने के लिए पर्याप्त समझे जाए, ऐसी बात की प्रतिरक्षा की इजाजत के लिए ऐसे संबंध के आधार पर आवेदन कर सकेगा और ऐसे प्रतिरक्षा करने की इजाजत बिना शर्त और ऐसे निबंधनों, ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय या न्यायाधीश की न्याय संगत प्रतीत हो मंजूर की जा सकेगी। परंतु प्रतिरक्षा की इजाजत तब तक नामंजूर नहीं की जाएगी जब तक न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता कि प्रतिवादी द्वारा प्रकट किए गए तथ्य यह उपदर्शित नहीं करते हैं कि उसके द्वारा कोई सारवान प्रतिरक्षा की जानी है और प्रतिवादी द्वारा किए गए आश्रित प्रतिरक्षा तुच्छ या तंग करने वाली है। अगर ऐसा नहीं लगता है कोर्ट को तो वह प्लेंटिफ जो डिफेंडेंट है उसको मौका देगा। परंतु यह और कि जहां वादी
द्वारा दावाकृत रकम का कोई भाग प्रतिवादी द्वारा उसे सौदे होना स्वीकार कर लिया जाता है तो वाद की प्रतिरक्षा की इजाजत तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक सौदे होने पर इस प्रकार स्वीकार की गई रकम प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में जमा न कर दी जाए। तो ये हो गया सब रूल 5। सब रूल 6 कहता है निर्णय के लिए ऐसी संबंध की सुनवाई के लिए समय। यदि प्रतिवादी ने प्रतिरक्षा करने की इजाजत के लिए आवेदन नहीं किया है और यदि ऐसा आवेदन किया जाता है या और नामंजूर कर दिया जाता है तो वादी तत्काल निर्णय का हकदार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि प्रतिवादी को पूर्ण दावे या उसके भाग की प्रतिरक्षा करने की अनुज्ञा दी जाती है तो न्यायालय या न्यायाधीश उसे निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी प्रतिभूति ऐसे समय के भीतर दे और न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा नियत किया जाए और न्यायालय और न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी प्रतिभूति देने में या ऐसे अन्य आदेशों का पालन करने में जो न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा दिए गए हों असफल होने पर वादी तत्काल निर्णय का हकदार हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 7। सब रूल 7 कहता है रूल 3 का कि न्यायालय या न्यायाधीश जो है प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर प्रतिवादी को उपसंजात होने और बात की परीक्षा करने की इजाजत के लिए आवेदन करने में विलंब करने के लिए माफी दे सकेगा। ये हो गया कंप्लीट रूल 3। रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है कि डिक्री को पास करने की शक्ति, पावर टू सेट अटाइड डिक्री देने के पश्चात यदि न्यायालय की विशेष परिस्थितियों के अधीन ऐसा करना युक्तियुक्त लगे, कोर्ट को यह सही लगता है तो वह ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे डिक्री को पास कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसका निष्पादन रोक सकेगा या पास कर सकेगा और संबंध पर उपसंजात होने के बाद कोर्ट में अपेयर होने के बाद संबंध पर और बाद में प्रतिरक्षा करने की प्रतिवादी को इजाजत दे सकेगा। ये कहता है रूल 4। रूल 5 क्या कहता है? रूल 5 कहता है कि विनिमय पत्र आदि को न्यायालय के अधिकारी के पास जमा करने का आदेश देने की शक्ति, पावर टू ऑर्डर बिल एक्स्ट्रा टू बी डिपॉजिट विद ऑफिसर ऑफ कोर्ट। इस आदेश के अधीन किसी भी कार्रवाई